हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। दिस इज माय 9th वीडियो और इससे पहले मैंने अपने 8 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनको देख लिया होगा, और जो नहीं भी देख पाए हैं अनुरोध करूंगा उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन को लेकर। इस चैप्टर में मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस किया है, और उसी क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं हेनरी लॉ के बारे में। द क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज हेनरी लॉ? सर हेनरी लॉ क्या होता है? तो आइए मेरे साथ हम बात करेंगे आज हेनरी के नियम को लेकर। हेनरीज लॉ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर हेनरी है क्या? तो हेनरी इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाया था। इन्होंने गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कोई भी गैस किसी भी द्रव में कितनी ज्यादा घुलती है यानी अवशोषित होती है, यह किस बात पर निर्भर करती है, इन्होंने समझाया था। उन्होंने गैसों की द्रव में विलेयता पर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल दिया, एक नियम दिया। इसी को हम कहते हैं हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। तो सबसे पहले बात करेंगे सर ये हेनरी का नियम है क्या? तो आइए डेफिनेशन पर बात करता हूं। स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में, विलायक मतलब द्रव, किसी द्रव के एकांक आयतन में घुली किसी गैस की मात्रा यानी स्मॉल w, साम्यावस्था पर गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। स्टूडेंट सर नहीं समझे हम, तो आइए पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि राउल्ट ने हमें क्या समझाने की, हेनरी ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। इट इज अ बीकर, और इसके अंदर किसी भी लिक्विड को हम भर लेते हैं। सपोज हमने वाटर ही ले लिया, इसके अंदर वाटर फिल है, लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे हमने क्या बात की। अब इसके अंदर हमने किसी गैस को डिसॉल्व किया। वास्तविकता में गैस डिसॉल्व नहीं होती, गैस अवशोषित की गई, और वो गैसियस मॉलिक्यूल को मैं इस येलो कलर से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। द लॉट्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस वाटर। उम्मीद है आप मेरी बात सुन और समझ पा रहे हैं। तो हेनरी कहते हैं कि स्थिर ताप पर, यानी कि द फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए माय डियर। स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा यानी कि द अमाउंट ऑफ गैस, इसे हम इंडिकेट कर लेते हैं जल्दी से, W इज प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है साम्यावस्था पर गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के। अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ये द्रव की जो ऊपरी सतह है माय डियर, उस पर एक दाब डालने की कोशिश करते हैं। क्यों दाब डालने की कोशिश करते हैं? मैंने अपने पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइएगा मेरे चैनल धनंजय क्लासेस पर जाकर वीडियो नंबर 8 को देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि गैसें द्रव की सतह पर दाब क्यों डालती हैं। मैंने वहां यह भी आपको डिफाइन किया था साम्यावस्था क्या होती है। ठीक है, तो आज आगे चलते हैं। तो गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होती हैं। सो W
यहां क्या है? गैस की मात्रा। और P क्या है? गैस द्वारा साम्यावस्था में द्रव की सतह पर डाला गया दाब। आइए प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो W बराबर हो गया KH इंटू P। अब आप पूछेंगे सर यहां KH क्या है? यहां KH एक समानुपाती नियतांक है। यहां KH एक समानुपाती क्या है? नियतांक। और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हमारी केमिस्ट्री में कहा गया है माय डियर हेनरी नियतांक, यानी कि हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात? हेनरीज कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर W क्या है? W है गैस की द्रव में घुली मात्रा। जो गैस द्रव में घुली है उसकी मात्रा क्या है? क्वांटिटी क्या है? और आप पूछेंगे सर P क्या है? यहां P है वह दाब जो गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको हेनरी लॉ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए जल्दी से शब्दों के साथ फिर खेलते हैं हेनरी रूल को समझने के लिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव के एकांक आयतन में घुली गैस की मात्रा यानी W साम्यावस्था में गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। हम राउल्ट्स लॉ माफी चाहूंगा, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हेनरी लॉ। वापस ध्यान से चाहता हूं आप लोगों का। अब हम इस हेनरी लॉ को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए एक और तरीके से डिफाइन करते हैं इसे जल्दी से। हम इसे लिख लेते हैं सेकंड मेथड। यानी कि दूसरी विधि। एक और विधि है, वो क्या है? तो वापस हम जल्दी से एक बीकर ले लेते हैं समझने के लिए। और इसके अंदर हम जल्दी से किसी द्रव को यानी जल को ले लेते हैं। तो आप ठीक नॉलेज के लिए वापस यहां मेंशन कर देता जल। अब इसके अंदर वापस कोई गैस घुली है, गैस और गैसियस मॉलिक्यूल को वापस हम उसी अंदाज में ड्रॉ कर लेते हैं जैसा कि हम पहले अपने वीडियोज में अपने डायग्राम्स में ड्रॉ करते आए हैं। तो गैस अपने एज यूजुअल कैरेक्टर के द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर एक दाब डालेंगी। तो पक्की बात है ये एक वाटर के अपर सरफेस पर यानी कि ऊपरी सतह पर एक दाब डालेंगी। तो हेनरी लॉ को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के एकांक आयतन में किसी गैस द्वारा डाला गया आंशिक दाब। आइए यानी अब हम बात करेंगे गैस द्वारा डाला गया आंशिक दाब समानुपाती होता है विलयन में उस गैस के मोल प्रभाज के। और मोल प्रभाज आप जानते हैं हम हमेशा x से इंडिकेट करते हैं, हम हमेशा x से लिखते हैं।
तो हमने जल्दी से x से भी लिख दिया उसे। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं माय डियर, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kh इंटू एक्स। और फिर आपका सवाल होगा सर यहां kh क्या है, तो मेरा वही जवाब होगा kh एक समानुपाती नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक भी कहते हैं। फिर आप पूछेंगे और सर P क्या है यहां पर? P गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया आंशिक दाब है। और लास्ट पूछेंगे सर यहां पर x क्या है, तो आइए जल्दी से इस x को भी डिजाइन कर लेते हैं। x बराबर है गैस का विलयन में मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज मैंने माय डियर्स आपको अपने पिछले वीडियोस में एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की थी। उम्मीद है अब आपको ये आता भी होगा। तो माय डियर, दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ हेनरी लॉ। यानी अब हेनरी के नियम को हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट, स्थिर ताप पर किसी द्रव यानी विलायक के एकांक आयतन में घुली गैस की मात्रा साम्यावस्था में उस गैस द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। इट इज फर्स्ट मेथड। एंड द सेकंड मेथड क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलायक अथवा द्रव के एकांक आयतन में घुली गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बाय द टू डिफरेंट मेथड्स यू कैन डिफाइन हेनरी लॉ। अब क्वेश्चन इज दैट सर इन एग्जामिनेशन which I should write there? Simple answer. Anyone you can write, my dear. आप इनमें से किसी एक को भी लिख सकते हैं. Don't try to write both of them. Why you want to waste your time, my dear? I think so. आप अपना समय खराब नहीं करेंगे. If someone is asking what is Henry law, simply you will define just one of them. Is that clear? Now comes on the next one. अब सर न्यूमेरिकल आता है इस आर्टिकल पर, तो सर हमें यह कैसे पता पड़ेगा कि हमें न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? तो सिंपल सा आंसर माय डियर, आप उस न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करिए और जब आप उस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो आपसे गैस की घुली मात्रा और दाब में संबंध पूछने की कोशिश कर रहा है या गैस के आंशिक दाब और मोल प्रभाज में वो जिसमें भी संबंध निकलवाने की कोशिश कर रहा है, आप उस वाले रिलेशन को ले लेंगे और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए। अब आते हैं एक और नए आर्टिकल पर जो इसी हेनरी का लॉ का ही है। क्या है? हेनरी के नियम की सीमाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम लोग? लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज
लॉ। हम बात करेंगे हेनरी के नियम की सीमाओं को लेकर माय डियर, यानी कि किन कंडीशंस के अंदर हेनरी का लॉ एप्लीकेबल है और कहां जाकर हेनरी का लॉ डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, मतलब हेनरी का नियम अपने ही नियम को फॉलो नहीं करता है। तो आइए किन किन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना होगा। द फर्स्ट इज ताप अधिक कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, गैस की द्रव में विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। और आखिरी सबसे लास्ट है, क्या है सबसे लास्ट? गैस की आणविक अवस्था विलायक यानी कि द्रव में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा इन आर्टिकल्स को एक बार और मुझे क्लियर करिए। तो आइए पहले एक बार थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। जब आप हेनरी का रूल अप्लाई करेंगे किसी विलायक में विले कोई गैस को घोलकर, तो ताप अधिक कम नहीं होना चाहिए, यानी बहुत कम ताप पर इसको अप्लाई मत करिएगा, डेविएट हो सकता है। दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि गैस को किसी द्रव में विलायक में घोलते वक्त आप उस पर काफी ज्यादा दाब डाल दें। ऐसा होने पर भी हेनरी के नियम में चेंजेस आ जाते हैं। तीसरा, गैस की द्रव में विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी भी गैस न लें जो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर किसी भी सॉल्वेंट में द्रव में घुल जाती हो। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, गैस की आणविक अवस्था विलायक यानी द्रव में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। शायद वन ऑफ द टफेस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आइए, कई गैसें ऐसी हैं माय डियर, तो जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जाती हैं तो वो अपनी कैरेक्टर्स चेंज कर लेती हैं। बच्चा सर जरा एक दो एग्जाम्पल देके बताइए। आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं, जल्दी से समझ पाएंगे आप। लाइक अमोनिया, आइएगा मेरे साथ, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अमोनिया, जब भी अमोनिया को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक बदल गई, अमोनिया की आणविक अवस्था बदल गई। यहां अमोनिया अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। तो अमोनिया ने द्रव अवस्था में जल में घुलकर अपने अमोनिया मॉलिक्यूल को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। सिमिलरली हम आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल और देना जरा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे HCl, जब आप HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl आयोनाइज हो जाती है, H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। तो माय डियर यहां भी HCl ने अपनी कैरेक्टर्स बदल दिए।
HCl गैस अब गैसियस अवस्था में नहीं रही, बल्कि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। तो माय डियर, दीज आर द लिमिटेशंस, यानी कि अब अमोनिया और HCl वाटर के अंदर हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब उल्टा कर दें, आप HCl अमोनिया को बेंजीन में डिसॉल्व कर दीजिएगा, यानी सॉल्वेंट अब वाटर की जगह बेंजीन ले लीजिएगा, और बेंजीन से अमोनिया और HCl किसी तरीके से कोई रिएक्ट नहीं करता, ना ही HCl वहां आयोनाइज होती है। तो माय डियर, HCl और अमोनिया बेंजीन में हेनरी लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन वाटर में फॉलो नहीं करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये चारों पॉइंट्स, यानी कि द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ क्लियर होंगे। एक और आर्टिकल पे आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। यानी कि अब हेनरी लॉ का उपयोग हमने अपनी लाइफ में कहां कहां कर रखा है। तो आइए मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सुनिएगा, शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से इस आर्टिकल को क्लियर कर सकूं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कोल्ड ड्रिंक ना पी हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जो यह कहता हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चिल्ड नहीं चाहिए। सबके सब कोल्ड ड्रिंक चिल्ड चाहते हैं। आइए, हेनरी लॉ बहुत अच्छे से आप जानते हैं इसका मतलब। क्यों? जब हम एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक को, चिल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं, उसके लिड को ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा एकदम उसमें से गैस बाहर निकलती है और उसमें से बुलबुले से उठने लगते हैं। कभी जानने की कोशिश की है ऐसा क्यों होता है? परहैप्स नॉट। अब आप कहेंगे सर कोल्ड ड्रिंक का स्वाद लें कि इसमें साइंस क्या लगी है वो जानने की कोशिश करें। तो बिल्कुल, जब 15 रुपये खर्च हुए हैं तो पहले स्वाद लेंगे, कंसेप्ट के लिए तो सर हैं। तो आइए, स्वाद आप ले चुके हैं, कंसेप्ट के लिए मैं आ गया हूं। जब आप एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं, उसके ढक्कन को हटाते हैं, तो माय डियर उस समय प्रेशर कम हो जाता है फर्स्ट, और टेम्परेचर कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वो निकलकर बाहर आती है, वो निकलकर बाहर आती है। इसीलिए आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हैं तो उसमें जो बुलबुले से उठते दिखते हैं, आज के बाद मत कहना क्यों होता है, हेनरी लॉ के कारण था। जैसे ही दाब कम हुआ, गैस की द्रव में विलेयता कम हो गई और वो द्रव को छोड़कर बाहर आ गई। इज दैट क्लियर? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, गैस की द्रव में विलेयता कम हो गई और वो गैस बाहर निकल कर आ गई। तो ताप बढ़ाने पर और दाब घटाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, श्वसन, ब्रीथिंग। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं वायु लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में वो एयर जाती है और वहां पर लंग्स और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्या कभी जाना है इस बात को कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे फेफड़े यानी लंग्स एयर में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें वापस कर देते हैं और फिर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं? कभी जाना है? शायद बहुत ज्यादा नहीं। तो आइए, जब हम एयर लेते हैं यानी कि ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर जो वायु जाती है उस समय उस ऑक्सीजन का आंशिक दाब ऑलमोस्ट 100 mmHg होता है, ऑलमोस्ट 100 mmHg। और जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर होती है उसका जो प्रेशर होता है हमेशा 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 नियर अबाउट 37 mmHg होता है, 37 मिलीमीटर पारादाब होता है। तो हमेशा ऑक्सीजन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है और हमारे खून के अंदर वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब उल्टा कर देते हैं, जब हमारे बॉडीज की टिश्यूज में
ऊतकों में, सेल्स, कोशिकाओं में फूड का डिकम्पोजिशन होता है, खाने का विघटन होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, बनती है। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड खून के साथ हमारे फेफड़ों तक जाती है तो वहां पर एकदम अपोजिट हो जाता है। वो क्या कि जो खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो दाब होता है वो नियर अबाउट 47 to 46 mmHg होता है। और जो हमारे द्वारा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई है, यानी फेफड़ों में जो हमने ब्रीथिंग के द्वारा वायु ली है, उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब नियर अबाउट 40 होता है, 40 mmHg पारा दाब। अब क्या हुआ, खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका दाब ज्यादा है और जो फेफड़ों के अंदर हमने इनहेलिंग के द्वारा वायु ली है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम है। तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि खून से फेफड़ों की वायु में आ जाती है। इस प्रकार फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून द्वारा वहां छोड़ दी जाती है। तो श्वसन तंत्र में भी हेनरी के नियम का बहुत बड़ा रोल है और उम्मीद करता हूं आज आपने श्वसन तंत्र को हेनरी की निगाहों से भी देख लिया होगा। तो देखिए हेनरी ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई। और एक और एप्लीकेशन की बात करता हूं, जितने भी गोताखोर हैं, गोताखोर समझते हैं जो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, तो देखिएगा अपने सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं। क्या वो प्योर ऑक्सीजन होती है? नहीं। एक टाइम था जब ऑक्सीजन के साथ वो लोग नाइट्रोजन ले जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र के अंदर नीचे जाते थे, गहराई बढ़ती थी, पानी का दाब बढ़ता था, तो नाइट्रोजन उनके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती थी। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। और जब नाइट्रोजन जो सिलेंडर के अंदर गई थी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर वो इंसान के ब्लड में आती है, तो इंसान को घबराहट और उल्टी की शिकायत आने लगती थी और वो गोताखोर बहुत बेचैन हो जाते थे। इसलिए उन्हें बार बार जल्दी जल्दी समुद्र की ऊपरी सतह पर आना पड़ता था अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो ऊपरी सतह पर आते थे तो उनके ऊपर जो पानी का दाब हुआ करता था वो कम हो जाता था और नाइट्रोजन पुनः रक्त से बाहर आ जाती थी। इस परेशानी से बचने के लिए वापस अब हम क्या करते हैं, जो गोताखोरों के गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें अब हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भर देते हैं। जानते हैं क्यों? दो रीजन है। नंबर एक, हीलियम बहुत हल्की गैस है तो उसका वजन गोताखोर के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ता। और नंबर दो, हीलियम की उच्च दाब पर रक्त में अवशोषण क्षमता बहुत कम अथवा ना के बराबर होती है, जिससे जब गोताखोर समुद्र में जाता है तो वो हीलियम गैस उच्च दाब पर भी रक्त में नहीं घुलती और गोताखोर काफी लंबे समय तक समुद्र में रहकर अपने अन्वेषण यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लेता है। तो उम्मीद है अब इस वीडियो के माध्यम से आपने हेनरी के लॉ, उनकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस को मेरे साथ समझा है। इतनी देर मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। शुक्रिया।